सो लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में सबसे बेस्ट क्यों है, ये समझने के लिए हमें सिनेमा के दो एक्सट्रीम्स का घमासान कराना होगा, नोलन और एमसीयू। एब्सोल्यूट सिनेमा। दिस विल रियली शो यू कि जब उनकी राइटिंग और डायरेक्शन स्किल्स एक फ्लो में चलती हैं तो क्या धमाका होता है। बट ये चीज तो तमिल डायरेक्टर्स बहुत टाइम से करते आए हैं, थेरी से लेके जवान तक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स तमिल डायरेक्टर्स ईयर बाय ईयर बनाते आए हैं। इसमें लोकेश कनगराज अलग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें उनका नोलन ऑब्सेशन समझना पड़ेगा। Big fan of your work. Glad. डार्क नाइट राइजेस और विक्रम के ये दोनों सीक्वेंसेस देखो, हाँ प्लॉट सिमिलैरिटीज हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट, जितना मैंने रिव्यूज में सुन रखा था, मुझे लियो उतनी भी बुरी नहीं लगी। देयर इज रियली अ लॉट टू एंजॉय इन लियो। यू सी, मेरे हिसाब से दिस फिल्म शुड हैव बीन लाइक दृश्यम का एक्शन वर्जन। बट स्काउटिंग के दौरान लोकेश कनगराज को रियलाइज हुआ कि केरला में भी विजय बहुत पॉपुलर है। एक आंसू नहीं आ रहा तेरे अंदर से और तेरे को रोना आ रहा है। एक्चुअली हिंदी सिनेमा की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे अटैच्ड है। भाई भोला में इन लोगों ने नॉर्मल रोड के लिए भी सेट बनवा के रखा था। दिस इज व्हाई ग्रेट क्रिटिक्स लाइक भारद्वाज रंगन क्लेम दैट ही इज सिंगल हैंडेडली चेंजिंग द एक्शन जॉनरा। लोकेश कनगराज, अगर किसी इंडियन फिल्म मेकर ने थ्रिलर का कोर मतलब घोल के पी लिया है तो यही बंदा है। देयर आर सो मेनी रीजंस जिनकी वजह से एक्शन जॉनरा में इनकी फिल्में इतनी ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। आई मीन जस्ट लुकिंग एट द 3 LCU फिल्म्स, एक ही जॉनरा, एक ही यूनिवर्स की फिल्म्स होने के बावजूद दीज 3 हैव अ ट्रेडमार्क स्टाइल yet are so unique in their own ways। एंड ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आज के टाइम या तो फिल्म मेकर्स अपने प्रीवियस वर्क से कुछ ज्यादा ही हटके करने के लिए अंडरवेलमिंग फिल्में बनाने लगते हैं, या फिर अपना वही पुराना मैजिक वापस पाने के लालच में चीजों को बहुत ज्यादा ही ओवरवेलमिंग बना देते हैं। सो लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में सबसे बेस्ट क्यों है और क्यों इस यूनिवर्स की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट उतनी थ्रिलिंग नहीं लगती, ये सब समझने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि लोकेश कनगराज की फिल्मों का चार्म आता कहां से है। जिसमें सबसे पहले बात आती है हिज प्रोटैगनिस्ट बीइंग रिलक्टेंट हीरोज। उनके प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली लाइक मोस्ट कमर्शियल इंडियन प्रोटैगनिस्ट सुपर हीरोज होते हैं। हमें मालूम है कि अगर कार्थी, कमल हसन या विजय है फिल्म के अंदर तो एंड में वही जीतने वाले हैं। थोड़ी बहुत चोटें खा के ही सही, पर एंड का विनिंग मूव इन्हीं की तरफ से आने वाला है, जो चीजों को इजीली प्रेडिक्टेबल बना सकता है। इसलिए लोकेश कनगराज इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द आउटकम उस आउटकम की टाइमिंग के साथ खेलते हैं। मतलब वो ऑब्वियसली हीरो को हारता नहीं दिखा सकते, सो इंस्टेड ही डिलेज हिज हीरोइज्म। कैथी देखते टाइम हमारे दिमाग में सवाल ये नहीं है कि क्या दिल्ली अढ़ाई कलम के गैंग को हरा पाएगा या नहीं, बल्कि मेन थ्रिल इस बात से आता है कि वो वहां कब पहुंचेगा। मास्टर में भी जेडी कैरेक्टर को काफी रिलक्टेंट दिखाया है टुवर्ड्स द मेन कॉन्फ्लिक्ट, सो वी एज ऑडियंसेस आर वेटिंग कि कब वो सिचुएशन की सीरियसनेस समझ के उसमें कूदेगा। विक्रम को भी थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ मरा हुआ दिखाया है, सो हम लोग यही सोच के थ्रिल्ड होते हैं कि अपने हीरो का सच कब बाहर आएगा, किस तरीके से वो इस पूरे खेल में इन्वॉल्व होगा। एंड लियो में भी सेम चीज देखने को मिलती है। बेसिकली इन सभी फिल्मों में एक तरफ हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता हुआ दिखता है और दूसरी तरफ हमारा प्रोटैगनिस्ट दिखाया जाता है, जो काफी लंबे टाइम तक इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं होता, या अगर इस पूरे केस के आसपास होता भी है तो उसे एकदम केयरलेस दिखाया जाता है, एज इफ वो अपने फुल पैशन के साथ उस कॉन्फ्लिक्ट को अप्रोच कर ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली को मिस्टर विजय भले ही जबरदस्ती मिशन का पार्ट बना लेते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द फिल्म उसका फुल पैशन इस मिशन को सॉल्व करने में नहीं, बल्कि अपनी बेटी से मिलने में होता है। इट्स ओनली व्हेन विजय ऑफर्स समथिंग फॉर हिज गर्ल जब वो एक्चुअली इस मिशन के टुवर्ड्स केयरलेस होना बंद करता है। जेडी भी ऑल्दो सुधार ग्रह आ जाता है, बट उसको बच्चों को बचाना छोड़ो, पढ़ाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। इट्स ओनली जब उसे रियलाइज होता है कि 2 बच्चे उस पे उसी तरह डिपेंडेंट थे जिस तरह वो अपने प्रोफेसर सेल्वम पे डिपेंडेंट था, तब जाके वो केयरलेस होना बंद करके बच्चों को सुधारने में लग जाता है। अमर भी जब विक्रम को स्टडी कर रहा होता है तो उसे केयरलेस, पियक्कड़, लफड़ेबाज नशेड़ी के रूप में दिखाया जाता है, अंटिल द अल्टीमेट रिवील जब हमें थ्रू मोंटा समझाया जाता है कि वो कभी केयरलेस था ही नहीं। एंड लियो में तो साफ दिखता है, भले ही कैफे वाले सीन से उसका एक्शन अवतार फाइनली उभर के आता है, बट इट्स अप अंटिल द एंड एंड प्रोबब्ली ओनली इन द फ्लैशबैक जब हम उसे फिल्म के मेन थ्रेड को फुल पैशन के साथ टैकल करते देखते हैं। यानी फुल पैशन से मेरा मतलब है कि जब अपने हीरो का वजूद, उसका कोर आइडिया फिल्म में हो रहे मेन कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए। यही जो कनेक्ट है ना, इसी के साथ लोकेश कनगराज खेलते हैं। ही डिलेज इट ताकि जब तक वो मोमेंट ना आए तब तक हम उसकी एंटिसिपेशन से थ्रिल्ड होते रहे, ये फैसिनेट करके एक्साइट होते रहे कि जब ये बंदा इस कॉन्फ्लिक्ट या फोर्स को डायरेक्टली हेड ऑन टैकल करेगा तो कितना मजा आएगा। दैट्स द रीजन मास्टर, विक्रम और लियो के इंटरवल ब्लॉक्स इतने आइकॉनिक थे, बिकॉज इन 3 मोमेंट्स में हम पहली बार अपने प्रोटैगनिस्ट का कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं। ये सभी वो मोमेंट्स हैं जहां हमारा हीरो फाइनली बैटल ग्राउंड में उतरता दिखता है। इसके साथ साथ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू आइडेंटिटी जिसके साथ ये सभी कैरेक्टर्स डील करते हैं। दिल्ली अपनी वाइफ को छेड़ने वालों को मारने के जुर्म में जब 10 साल बाद जेल से छूटता है, तब वो फुल शरीफों वाली जिंदगी जीने के मूड में होता है। जाओ स्टडी करो। मैं नहीं कर सकता।
जेडी अपने फेवरेट प्रोफेसर के मरने के बाद बहुत ही लेथार्जिक लाइफ जीना पसंद करता है। विक्रम ब्लैक स्क्वाड को धोखा मिलने पर अप अंटिल हिज सन्स डेथ एक ऑर्डिनरी इंसान की जिंदगी जीता है और उसके मरने के बाद सबके सामने एक यूजलेस नशेड़ी की इमेज बना के रखता है। एंड फाइनली लियो भी अपनी ट्विन सिस्टर के मरने के बाद एक फैमिली मैन की जिंदगी जीने का मकसद लेके चलता है। यानी ये सभी कैरेक्टर्स किसी न किसी ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद वो पुरानी बैडएस आइडेंटिटी त्याग देते हैं जिससे इन्होंने पास्ट में भारी तबाही मचाई थी। इसीलिए लोकेश कनगराज की फिल्मों के मास मोमेंट्स हीरो के फाइनली बैटल ग्राउंड में उतरने के साथ साथ उस कैरेक्टर के अपने पुराने बैडएस अवतार को रिक्लेम करने के बारे में होते हैं। दिल्ली का ये डायलॉग कहना, आप सिर्फ ये जानते हैं कि मैं 10 साल तक जेल में था, ये नहीं जानते कि उससे पहले मैं क्या करता था। या अमर का इन फुल ऑफ विक्रम ये बोलना, Once upon a time there lived a ghost. He is not a myth anymore. या लियो का एंड में ये कहना, अपने पैर पे खुद को लाना मारा। लियो को देखना है, लियो को देखना है, लियो को देखना है, खुद फोन करके बुलाया। ये सभी इतने जबरदस्त मास मोमेंट्स इसीलिए हैं बिकॉज इधर अलॉन्ग विद द हीरो फाइनली एंटरिंग द बैटल ग्राउंड द थ्रिल इज आल्सो अबाउट हिम अनलीशिंग हिज प्रीवियस बैडएस आइडेंटिटी। हाँ, लियो में इस चीज को एंड तक खींचना कितना इफेक्टिव था ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इवन मास्टर में जेडी का अपने पुराने मास्टर अवतार में बच्चों को सुधारने आना या लड़कों की रियल एज जानने के बाद कबड्डी के मैदान में फुल स्वैग के साथ उतरना इसीलिए इतना मासी लगता है बिकॉज इन मोमेंट्स में कैरेक्टर अपनी बैडएस आइडेंटिटी रिक्लेम कर रहा होता है, अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करता है। चाहे कैथी का मशीन गन सीन हो, विक्रम एंड टीम का जेल फाइट सीक्वेंस, लियो का कैफे सीक्वेंस, लोकेश कनगराज के ज्यादातर एक्शन सीन्स के थ्रिल का रीजन तुम ये बैटल ग्राउंड या आइडेंटिटी वाले पॉइंट पे ट्रैक कर सकते हो। एक्चुअली ध्यान दो तो इवन इन हिज फर्स्ट फिल्म मानगरम संदीप अपनी गुंडों वाली लाइफ छोड़ के रेजिना के लिए एक शरीफ 9 to 5 वाला इंसान बनना चाहता है। श्री शुरुआत में एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान होता है बट उस ऑप्टिमिज्म का अंजाम देखने पे धीरे धीरे एपैथेटिक हो जाता है। इसीलिए इन द लैटर पोर्शंस ऑफ द फिल्म जब भी ये कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम करते हैं दैट इज संदीप का गुंडों को पीट के बच्चों को बचाना या अपने इंस्पेक्टर चाचा को सबक सिखाना। वहीं ऑन दी अदर हैंड शहर को लेके निराश श्री का ऑटो वाले की बात से मोटिवेट होके ऑप्टिमिस्टिकली जस्टिस के लिए लड़ना। इन सभी मोमेंट्स का मजा भले ही बाकी फिल्मों के लेवल पे नहीं बट एट द कोर आइडेंटिटी रिक्लेम करने वाले पॉइंट की वजह से ही आ रहा है। बट ये चीज तो तमिल डायरेक्टर्स बहुत टाइम से करते आए हैं। बादशाह से लेके विश्वरूपम तक, थेरी से लेके जवान तक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन सीन्स तमिल डायरेक्टर्स ईयर बाय ईयर बनाते आए हैं। तो ये आइडेंटिटी वाले ट्रोप से लोकेश कनगराज क्या ही अलग कर रहे हैं? अलग ये कर रहे हैं कि इस यूजुअल ट्रोप को वो इस चीज के साथ दिखा रहे हैं जिसमें शायद और किसी इंडियन फिल्म मेकर ने स्पेशली एक्शन जॉनरा में उनके जितनी मास्टरी हासिल नहीं की है। हाइपर लिंक सिनेमा, आसान भाषा में कहे तो मल्टीपल स्टोरी लाइंस। ये पर्टिकुलर चीज लोकेश कनगराज की कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है उसके लिए बस उनकी फिल्मोग्राफी देख लो। जितना ज्यादा उन्होंने मल्टीपल स्टोरी लाइंस में इंडल्ज किया है उतने बेहतर रिजल्ट्स मिले हैं। वहीं ऑन दी अदर हैंड लियो एंड इवन टू सम एक्सटेंट मास्टर में जो भी ऑडियंसेस को कमी लगी उसका मेजर रीजन लोकेश की यही मल्टी लीनियर नैरेटिव वाली स्ट्रेंथ का उतना इफेक्टिव ना होना था। एक्चुअली हाइपर लिंक और लियो के फ्लॉज दोनों को समझने के लिए हमें पहले लोकेश का टैरेंटिनो ऑब्सेशन समझना पड़ेगा। Big fan of your work. Glad. ये तो कॉमन नॉलेज है कि लोकी की फिल्मों में फूड और रेट्रो म्यूजिक का यूज डायरेक्टली टैरेंटिनो का इन्फ्लुएंस है। பிரியாணி வந்து கைதியில வாண்டடா கொண்டு வந்தது சீன் கொண்டு வந்ததுக்கான காரணமே என்னன்னா அகைன் குவிண்டன் எல்லா படத்துலயும் பாருங்க ஏதோ ஒரு ஃபுட்டை மட்டும் வச்சுட்டு அதை சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பேசுற ஷாட்ஸ் उनके द्वारा कई होमाजेस भी दिए गए हैं। बट ध्यान दो तो इवन नैरेटिवली देयर आर इन्फ्लुएंसेस। फॉर एग्जांपल ये जो हाइपरलिंक स्टोरी टेलिंग है आई गेस इसका सबसे प्योर फॉर्म तुम्हें लोकेश कनगराज की पहली फिल्म मानगरम में मिल जाएगा जिसका पैरेलल टैरेंटिनो को फेम दिलाने वाली वन ऑफ द बेस्ट हाइपरलिंक फिल्म्स पल्प फिक्शन से ड्रॉ किया जा सकता है। दोनों जगह द स्टोरी स्विचेस बिटवीन डिफरेंट पीपल जिनकी इंडिविजुअल जिंदगियां इस तरीके से क्रिस क्रॉस करती हैं दैट इट अल्टीमेटली रिवील्स अ डीपर मीनिंग। पल्प फिक्शन में डीपर मीनिंग इस सवाल से आता है कि क्या हमारी रियलिटी सिर्फ एक रैंडम केओस है या फिर एक्चुअली हमारे साथ हो रही अकरेंसेस में किसी हायर पावर का इन्वॉल्वमेंट है। वहीं मानगरम में डीपर मीनिंग इस सवाल से आता है कि क्या ये शहरी मतलबी है या फिर हम खुद अपने स्टैंड ना लेने की प्रॉब्लम शहर को मतलबी बोल के छुपा रहे हैं। दोनों जगह कैरेक्टर्स जो इस मीनिंग के नेगेटिव साइड में यकीन रखते हैं उनका बुरा हश्र होता है। बेसिकली इस टाइप की हाइपरलिंक स्टोरीज का मेन चार्म इस एंटिसिपेशन से आता है कि पता नहीं कब किस कैरेक्टर की स्टोरी लाइन एक मीनिंगफुल वे में किसी और कैरेक्टर से जुड़ जाए। वी क्रेव द इंटरेक्शन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स। बट अगेन सवाल आता है कि ऐसी स्टोरीज तो हम इतने टाइम से तमिल सिनेमा में देखते आ रहे हैं। दशावतारम से सुपर डीलक्स तक
ऐसा नैरेटिव बहुत कॉमन है। तो लोकेश कनगराज नया क्या कर रहे हैं? नया ये कर रहे हैं कि वो ऐसे हाइपरलिंक नैरेटिव से मिला ज्ञान अपने एक्शन सीक्वेंसेस में यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिज एक्शन फिल्म सो यूनिक। दिस इज व्हाई ग्रेट क्रिटिक्स लाइक भारद्वाज रंगन claim that he is single-handedly changing the action genre. Lokesh Kanakaraj shows promise, shows signs of becoming a true genre auteur. सबसे पहले तो एक्शन सीन्स को अच्छे से स्टेज करना कितना इंपॉर्टेंट है, लिसन फ्रॉम द डायरेक्टर हिमसेल्फ। எப்படி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்களேன், உலகத்தில் இருக்கிற எந்த வேணாலும் கொண்டு வந்து ஒரு ஃபைட் எடுத்துருங்களேன், அதுக்கு லீடு சரியா இருந்ததுன்னா இந்த இந்த அரை கூட ஃபைட்டாக உட்காந்துரும்। हर डायरेक्टर अपने यूनिक तरीके से एक्शन को स्टेज करता है। एंड बाय एक्शन आई डोंट जस्ट मीन ढिशुम ढिशुम बट ओवरऑल हाईलाइट मोमेंट्स। एसएस राजमौली अपने कैरेक्टर्स को यूनिक सिंबल से एसोसिएट करके ये करते हैं एंड उन सिंबल्स के इंटरेक्शन के थ्रू हाईलाइट मोमेंट्स क्रिएट करते हैं। आरआरआर में फायर वाटर का सिंबलिज्म बता बता के सैकड़ों यूट्यूबर से करियर बन गए हैं, तो वो तो तुम्हारे दिमाग में घुसा ही होगा। और बाहुबली का सिंबलिज्म समझना है तो ये वीडियो देख सकते हो। अब लोकेश कनगराज के हाईलाइट मोमेंट्स पे आओ तो द हाई इज मेनली कमिंग फ्रॉम द बिल्डअप जो हाइपरलिंक नैरेटिव से इंस्पायर होकर क्रिएट करते हैं। ध्यान दो, मैंने इंस्पायर होके कहा, बिकॉज मानगरम के अलावा उनकी कोई भी मूवी हाइपरलिंक फिल्म नहीं है। अब ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए हमें सिनेमा के दो एक्सट्रीम्स का घमासान कराना होगा, नोलन और एमसीयू। Absolute cinema. एक तरफ इन्फिनिटी वॉर रखो और दूसरी तरफ डंकर्क। दोनों जगह शुरुआत में ही पूरे नैरेटिव का आर्क एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। एक तरफ थानोस को इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने से रोकना है और दूसरी तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स को शिप्स और एयर ट्रूप्स की मदद से इवैक्यूएट करना है। दोनों जगह टाइम फैक्टर होता ही है, इन्फिनिटी वॉर में 1 या 2 दिन का और डंकर्क में 1 हफ्ते, 1 दिन और 1 घंटे का। और साथ में दोनों जगह मल्टी लीनियर स्टोरी टेलिंग भी देखने को मिलती है, यानी थ्रू आउट द नैरेटिव वी स्विच बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो व्हाई इज इट कि सिर्फ डंकर्क को हम हाइपरलिंक फिल्म कहते हैं, इन्फिनिटी वॉर को नहीं? फॉर द वेरी बेसिक रीजन कि इन्फिनिटी वॉर में होने वाले क्रॉसओवर्स पहले ही अनाउंस कर दिए जाते हैं, उनका बिल्डअप दे दिया जाता है। वहीं डंकर्क में हमें ये नहीं मालूम होता कि इन लोगों का क्रॉसओवर कब और कैसे होने वाला है। अगर स्पाइडरमैन किसी सीन में आने वाला है तो पहले उसका बस वाला मोमेंट आएगा। अगर कैप्टन कोई सेफ जगह जाना चाह रहा होगा तो पहले ही वकांडा दिखा दिया जाएगा। वहीं डंकर्क में वी नो की एंड में हवा और पानी के थ्रू इवैक्यूएशन हो जाएगा, बट वी हैव नो आइडिया कि कब और कैसे। यही कब और कैसे का सस्पेंस रखने के लिए नोलन ने फिल्म को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि हमें उतना बारीक अंदाजा ना हो कि ये 3 सिचुएशंस 3 अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही हैं। इसकी वजह से हम प्योरली कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को एक्सपीरियंस करते हैं। उनकी तरह हमें भी नहीं आइडिया है कि मदद कब और कैसे आएगी। तुम बस वकांडा में थॉर की एंट्री और फेरियर के इवैक्यूएट हुए सोल्जर्स को स्टूका से बचाने वाले सीन को कंपेयर करना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसे डंकर्क में प्योरली कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव पे ज्यादा फोकस है, वहीं इन्फिनिटी वॉर में बिल्डअप पे। एंड दैट्स व्हाई कैथी विक्रम सिर्फ मल्टी लीनियर नैरेटिव वाली फिल्में ही कहलाएंगी, मानगरम की तरह हाइपरलिंक नैरेटिव वाली नहीं। चाहे श्री और कैब ड्राइवर का उसी गली में आ जाना हो जहां गुंडे हैं, किडनैपर का उसी वैन में होना जिसमें बच्चा बैठा है, या संदीप का उसी गली में आ जाना जहां किडनैपर और पीकेपी का फेस ऑफ चल रहा है। ये सब मोमेंट्स क्योंकि विदाउट एनी प्रायर अनाउंसमेंट, विदाउट एनी बिल्डअप पेश किए जाते हैं, इसीलिए दे फील लाइक रैंडम कोइंसिडेंसेस, जिनकी इमीडिएट सरप्राइज वैल्यू ही हाइपरलिंक नैरेटिव की पहचान होती है, जो ऑब्वियसली विक्रम कैथी का नैरेटिव स्टाइल नहीं है। क्योंकि यहाँ जब कैरेक्टर्स का दूसरे ग्रुप ऑफ लोगों के साथ क्रॉसओवर होता है तो देयर इज बिल्डअप इन्वॉल्व्ड। कैरेक्टर्स का आवन जावन पल्प फिक्शन या मानगरम जैसे प्योर हाइपरलिंक फिल्म्स की तरह कोइंसिडेंटल फीलिंग इन्वोक नहीं करता। बट स्टिल जिस हिसाब से इन फिल्मों के नैरेटिव रचे गए हैं, इट वेरी मच सीम्स टू बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ लोकेश ऑब्सेशन विद हाइपरलिंक नैरेटिव। जैसे बहुत सी हाइपरलिंक फिल्म्स का टाइम स्पैन बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल सुपर डीलक्स सिर्फ 2 दिन की कहानी होती है, या फिर लेट्स से अगर दशावतारम जैसी फिल्म है, भले ही वो 900 साल पहले शुरू होती है, बट प्रेजेंट में आने से लेके क्लाइमैक्स तक 1 हफ्ते की कहानी होती है। कुछ एक्सेप्शन केस अपने नोलन भाई जैसे भी होते हैं, जहां डंकर्क जैसी फिल्म में 1 हफ्ते, 1 दिन और 1 घंटे की कहानी को साइमल्टेनियसली दिखा के हाइपरलिंक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। मानगरम भी 2 रात की कहानी होती है एंड सिमिलरली कैथी 1 रात की कहानी होती है और विक्रम 8 दिनों की कहानी। यानी भले ये प्योर हाइपरलिंक फिल्म्स नहीं है, बट स्टिल इनमें ये टाइम वाला फैक्टर था जो एक थ्रिलर में नैरेटिव टेंशन को एक अलग लेवल पे ले जाता है। आई मीन इन डायलॉग्स को सुनो। मैं नहीं जानता इस ड्रग कार्टेल की वजह से कल सुबह तक कितने लोगों की जान जा सकती है। कि 5 कल का सूरज नहीं देखेंगे। तुम पिछले 26 महीनों से अंडरकवर हो। इसी मौके के लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे हैं। This is the 7th day, and he could be the next. अगला मर्डर मेरा हो सकता है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ। 2 hours, फिर बात करते हैं। अगर 2 घंटे में नहीं पहुंचे तो वो डोर मैं खोल दूंगी।
मैं रोलेक्स की आंखों नहीं बनना चाहता, मुझे मेरा बाहर चाहिए बैंड के लंपट। आगे आने वाले 10 मिनट बहुत क्रूशियल है। जब पूरी स्टोरी सिर्फ कुछ दिन की कहानी होती है तो ऐसे ही कैरेक्टर्स के थ्रू नैरेटिव को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का फील दिया जाता है। कैरेक्टर्स एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में एक्ट करते हैं कि जो भी करना है वो अभी करना है, जिससे कैरेक्टर्स निखर के आते हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू जस्ट अनदर ओवरली रिपीटेड स्क्रीन प्ले रूल, जितनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में तुम अपने कैरेक्टर को डालोगे उतना ही ज्यादा उनके प्रेशर में लिए डिसीजन उनकी कोर पर्सनैलिटी रिवील करेंगे एंड इन टर्न इससे ऑडियंस की एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। दूसरा बेनिफिट जो लोकेश कनगराज के हाइपरलिंक सिनेमा से ऑब्सेशन की वजह से आता है वो है डिफरेंट सीक्वेंसेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बीच कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहना। जिस हिसाब से वो अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन में स्विच मारते हैं, उन्हें जक्सटापोज करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ थ्रिल वहीं से आता है। लेकिन वो ऐसा कैसे करते हैं, कहां से इंस्पायर होकर करते हैं, उसके लिए हमें उनका नोलन ऑब्सेशन समझना पड़ेगा। Big fan of your work. Glad. ऑडियंसेस को एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए जिस हिसाब से विक्रम और कैथी के सीक्वेंसेस को जक्सटापोज किया गया है, उसका डायरेक्ट पैरेलल तुम नोलन की हाइपरलिंक फिल्म डंकर्क या फिर इवन सिर्फ मल्टीलीनियर नैरेटिव वाली फिल्म्स इंसेप्शन और डार्क नाइट से ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली यहाँ सीन्स को दो एस्पेक्ट्स दिमाग में रख के जक्सटापोज किया जाता है, पहला सस्पेंस और दूसरा साइमल्टेनियस रिलीज। सस्पेंस की बात करें तो विक्रम के ये दोनों मूवमेंट्स देखो, यहाँ ऐसे पॉइंट पे दोनों चीज को कट किया गया है कि हमारे दिमाग में सस्पेंस बन जाए। इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि आरडीएक्स क्यों गायब हुआ होगा। सर इन सब के अलावा जिलेटिन और बहुत सारे आरडीएक्स भी मिसिंग हैं। Recently played. और इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि क्या संदनम गया। कैथी पे आओ तो इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि अनबू अचानक से अढ़ाई कलम की आवाज सुन के रुक क्यों गया, क्या तिकड़म चल रहा है उसके दिमाग में। और इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि क्या दिल्ली विजय को छोड़ के चला जाएगा। बहुत हुआ दूसरों की मदद करना, अब यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी और अपनी बेटी के बारे में सोचो। जाओ अब। अब यही चीज नोलन की फिल्मों में देखो। डार्क नाइट में इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि क्या हार्वी और साल्वाटोर जिंदा बचे हैं। डंकर्क में इधर सस्पेंस इस बात का बनता है कि क्या गैब्रियल एक्चुअली एक जर्मन स्पाई है। और इंसेप्शन में सस्पेंस इस बात का बनता है कि क्या कॉप फिर से मॉल की बात सुन के रुक जाएगा। We can still be together, right here, in the world we built together. बेसिकली चाहे लोकेश की मानगरम कैथी विक्रम हो या नोलन की डार्क नाइट इंसेप्शन डंकर्क, दोनों फिल्म मेकर्स के सीक्वेंसेस को थ्रू आउट ऐसे जक्सटापोज किया जाता है कि इस तरीके से कॉन्स्टेंटली नैरेटिव में सस्पेंस बनता रहे। बट मोर देन दिस सस्पेंस वाला पहला एस्पेक्ट, जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट इज कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज मोर ऑफ अ नोलन ट्रेडमार्क स्टाइल, इज साइमल्टेनियस रिलीज। डार्क नाइट राइजेस और विक्रम के ये दोनों सीक्वेंसेस देखो। हाँ, प्लॉट सिमिलैरिटीज हैं कि एक बंदा हु एवरीबॉडी थॉट इज डेड सालों बाद क्रिमिनल्स को धरने के लिए वापस लौटता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में, which leads to a bike chase and every other character being shell shocked. बट अभी के लिए बस दोनों सीक्वेंसेस की एडिटिंग पे ध्यान दो। दोनों जगह 5 पर्सपेक्टिव्स के बीच क्रॉस कटिंग होती है। डार्क नाइट में भी क्रॉस कट बिटवीन बैटमैन, उसको चेस करने वाली पुलिस जिसमें जॉन ब्लेक एके अपना रॉबिन भी है, जॉन डैगेट, कैट वुमन और गॉर्डन। विक्रम में भी क्रॉस कट बिटवीन विक्रम, उसको चेस करने वाली पुलिस अलॉन्ग विद अपना फ्यूचर रॉबिन अमर, लड़ता हुआ संदनम, ऑफिस में बैठी गायत्री और कमिश्नर जोस। दोनों सीक्वेंसेस में इन 5 पर्सपेक्टिव्स के बीच जिस हिसाब से क्रॉस कटिंग हुई है उसे हम साइमल्टेनियस रिलीज वाले एडिटिंग स्टाइल का पहला टाइप कहेंगे। ओके, आई नो ये अलग अलग टाइप सुन के बड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी हम लोग इस वक्त यहाँ हैं। सो इस पहले टाइप में जो भी क्रॉस कटिंग होती है वो अल्टीमेटली किसी एक जगह जाके ही कल्मिनेट होती है। मतलब डार्क नाइट वाले सीक्वेंस में ये सभी कैरेक्टर्स जो अलग अलग जगह हैं, इनका एक कॉमन लिंक है, बैटमैन का रिटर्न। ये सभी कैरेक्टर्स उसी पे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी भले ही 5 पर्सपेक्टिव्स हैं बट सीन का इमोशनल रिलीज सिर्फ एक जगह से आ रहा है, दैट इज बैटमैन का खुले में वापस आके भी पुलिस से बच के निकल जाना। बाकी 4 पर्सपेक्टिव्स बस इस एक इमोशनल रिलीज की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए दिखाए जा रहे थे। सिमिलरली विक्रम में सभी पर्सपेक्टिव्स का कॉमन लिंक होता है विक्रम हिमसेल्फ। भले ही शुरुआत में ऐसा लगे कि ये बाइक चेस के बीच बीच में गायत्री और इस बंदे का इंटरेक्शन क्यों दिखाया जा रहा है या बीच बीच में संदनम को लड़ते हुए क्यों दिखा रहे हैं, बट सीक्वेंस के आगे बढ़ने पे गायत्री का मास मैन की आइडेंटिटी जान के अमर को बताना और संदनम का वेडिंग वेन्यू की बड़ी सी स्क्रीन पे मास मैन का फेस रिवील देखना, अल्टीमेटली इन दोनों के तब से दिखाए जा रहे पैरेलल पर्सपेक्टिव्स को भी एक कॉमन लिंक
विक्रम से जोड़ देता है। यानी यहाँ बाकी 4 पर्सपेक्टिव्स सीक्वेंस के अल्टीमेट इमोशनल रिलीज दैट इज मास मैन के फेस रिवील की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए दिखाए जा रहे थे। बट जो दूसरे टाइप की साइमल्टेनियस रिलीज वाली एडिटिंग है वो ज्यादा यूनिक और इफेक्टिव है। इंटरस्टेलर का ये सीक्वेंस देखो, एक तरफ हमें दिखाया जाता है डॉक्टर मैन का कूपर को जान से मारने की कोशिश करके अर्थ पे वापस जाने वाली स्पेसशिप चुराना, और दूसरी तरफ कूपर की बेटी मर्फ का अपने भाई टॉम को कन्विंस करना कि वो अपनी फैमिली को लेके इवैक्यूएट करे। नाउ यहाँ जो क्रॉस कटिंग होती है इसमें कोई कॉमन लिंक नहीं है, दोनों डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मर्फ का उसके भाई के साथ हो रहा कॉन्फ्लिक्ट ना तो मैन और कूपर के बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट से लिंक्ड है और ना ही वो डार्क नाइट वाले सीक्वेंस की तरह उस पर रिएक्ट कर रही है। हेंस यहाँ ऐसी क्रॉस कटिंग का सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें 2 सेपरेट कॉन्फ्लिक्ट्स का इंडिविजुअल रिलीज साथ में दिखा के डबल हाई दिया जाए। यानी डार्क नाइट वाले सीक्वेंस में हमें अल्टीमेट हाई सिर्फ एक जगह से मिल रहा था, सिर्फ एक जगह से आ रहे कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्व होने पे मिल रहा था, दैट इज बैटमैन के सबको चकमा देने से। बट यहाँ अल्टीमेट हाई 2 जगह के इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट साथ में सॉल्व होते देखने में आता है। एक तरफ मर्फ का अपने भाई को डिस्ट्रैक्ट करके उसकी फैमिली इवैक्यूएट करके अपने रूम में घुसने के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का हाई, और दूसरी तरफ कूपर का ब्रांड की मदद से किसी तरह अपनी जान बचा के मैन को चेस करने का हाई। अब यही चीज लोकेश कनगराज ने मास्टर कर ली है। कैथी में भी 2 कॉन्फ्लिक्ट्स का साथ में साइमल्टेनियस रिलीज होता है, दिल्ली का अपनी बेटी की फोटो देखना और कॉलेज स्टूडेंट्स का अढ़ाई कलम के गैंग को रोकने के लिए एन मोमेंट पे गेट बंद करना। ये दोनों क्रॉस कट करके साइमल्टेनियसली दिखाया है। एक्चुअली सही बताऊं तो ये वाली क्रॉस कटिंग टेक्निक को लोकेश कनगराज ने अपनी फिल्मों के थ्रू अपग्रेड ही किया है। फॉर एग्जांपल विक्रम में एक तरफ एजेंट टीना का घर को डिफेंड करना दिखाया जाता है और दूसरी तरफ अमर का शहर भर भाग के गायत्री का मर्डर विटनेस करना। बट ध्यान दो यहाँ इमोशनल रिलीज हमें इंटरस्टेलर या कैथी की तरह खुश नहीं बल्कि दुखी करता है। एक और अपग्रेड इंटरवल के जस्ट बाद वाले 12 मिनट लंबे सीक्वेंस में भी है। एक तरफ केस क्लोज करके निकले अमर का संधनम का घर उड़ा देने का हाई मिलता है और दूसरी तरफ विक्रम का अपनी टीम के साथ मिलकर बिजॉय को जेल से छुड़ाने का हाई। बट इसमें अपग्रेड ये है कि भले ही इमोशनल रिलीज 2 कॉन्फ्लिक्ट्स के सॉल्व होने पे आ रहा है पर पर्सपेक्टिव्स 4 हैं। एक बिजॉय का, एक अमर का, एक संधनम का और एक विक्रम का। 4 अलग अलग लोकेशंस, which is obviously different from Interstellar या कैथी जहां सिर्फ 2 लोकेशंस के पर्सपेक्टिव से क्रॉस कटिंग हो रही थी। So you see लोकेश कनगराज हाइपरलिंक फिल्मों से आ रहे ऑब्सेशन की वजह से एक तो अपनी फिल्मों में टाइम फैक्टर जरूर इंश्योर करते हैं और दूसरा सीक्वेंसेस को अच्छे से जस्टिपोज करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली नोलन से इंस्पायर होकर सस्पेंस और साइमल्टेनियस रिलीज वाले एडिटिंग स्टाइल की हेल्प लेते हैं। एंड इन दोनों एस्पेक्ट्स को ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट करने की वजह से ही उनके एक्शन सीक्वेंसेस में एक थ्रिल आता है। बाकी एक्शन फिल्मों की तरह इट्स नॉट जस्ट रैंडम ढिशुम बल्कि टाइम फैक्टर और ऐसी यूनिक एडिटिंग की वजह से यू आर ऑन द एज ऑफ योर सीट। दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई हिज एक्शन फील्स सो यूनिक। इसके अलावा जो बाकी रीजंस हैं उसके लिए हमें उस फिल्म का फेलियर डायसेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लोकेश कनगराज नोलन से हट के टैरेंटिनो की तरफ ज्यादा जा रहे थे। दैट इज लियो। देखो टू बी ऑनेस्ट जितना मैंने रिव्यूज में सुन रखा था मुझे लियो उतनी भी बुरी नहीं लगी। देयर इज रियली अ लॉट टू एंजॉय इन लियो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकियों से जस्ट ऑपोजिट मुझे सेकंड हाफ एकदम मास्टरपीस लगा या फ्लैशबैक सीक्वेंस में मजा ही आ गया। नहीं, ऑब्वियसली ये जेन्युइन फ्लॉस थे फिल्म के जो मुझे भी फील हो रहे थे, बट द 2 रीजंस जिनकी वजह से मेरे लिए चीजें एकदम वर्स नहीं गई वर फर्स्ट, मैं अननोइंगली विदाउट एनी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन फिल्म को देख रहा था बिकॉज लियो वाज एक्चुअली द सेकंड लोकेश कनगराज फिल्म दैट आई सॉ और विक्रम को भी मैंने काफी पहले देखा था। सो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस उतनी इंटेंस नहीं थी जितनी मोस्ट लोकी फैंस के लिए रही होंगी। जी हाँ, लियो देखते वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बंदे के लेजेंडरी लोर का। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या? सेकंड रीजन वुड बी द फैक्ट कि सेकंड हाफ में बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे व्हिच रियली अम्यूज मी जिनको लोग स्ट्रेंजली फिल्म के ना वर्क करने का रीजन बता रहे थे, बट आई जस्ट फील अगर एग्जीक्यूशन थोड़ा बेटर होता तो दोज एलिमेंट्स वुड हैव रियली मेड द फिल्म। फॉर एग्जांपल एंटनी का ह्यूमन सैक्रिफाइस वाला बिलीफ, आई रियली फील दैट वुड हैव एलिवेटेड द फिल्म टू अ होल न्यू लेवल अगर उसे थोड़ा बेहतर वे में एग्जीक्यूट करते। एंड बेहतर एग्जीक्यूशन से आई बेसिकली मीन कि अगर स्टेक्स अच्छे से बिल्ड किए जाते। अगर कोई चीजें जो लोकेश कनगराज ने कैथी और विक्रम में मास्टर कर ली थी तो वो है मकड़ी के जाल जैसे फैले नैरेटिव में स्टेक्स अच्छे से बिल्ड करना। क्या चीजें दाव पे लगी हैं, कैरेक्टर्स किन चैलेंजेस से डील कर रहे हैं। ही मेड श्योर कि ऑडियंसेस उसे सीरियसली लें। हाइपरलिंक स्टाइल कॉम्प्लेक्स नैरेटिव में भी इतने ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी ना सिर्फ हमें समझ आए कि क्या क्या हो रहा है बल्कि सिचुएशंस के टुवर्ड्स भारी इमोशन भी फील हो। दिस विल रियली शो यू कि जब उनकी राइटिंग और डायरेक्शन स्किल्स एक फ्लो में चलती हैं तो क्या धमाका होता है। लोकेश कनगराज की फिल्मों में ऑडियंस को जो मेन इमोशन फील होता है वो है वेंजेंस। हमारे अंदर आग जली होती है
कि एक या इन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को जबरदस्त सबक सिखाया जाए। और ये आग या तो लोकेश कनगराज डायरेक्टली जलाते हैं, दैट इज किसी कैरेक्टर की बलि चढ़वा के, जिसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को मरवाना, जैसे कैथी में कॉलेज स्टूडेंट और एजाज, मास्टर में ऑर्फनेज के बच्चे और जेडी के स्टूडेंट्स, या विक्रम में प्रभंजन, विजय की फैमिली और संध्या तो आएंगे ही, बट इवन साइड कैरेक्टर्स को मारना भी ये फीलिंग जगाता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सच कह रहा हूँ। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। सुरेश नाग, अरे मेरी बात तो सुनो भैया, जाओ मत भैया, रुक जाओ। भैया तो चले ही गए, आराम से बैठ। नहीं भैया, आराम से बैठ, आराम से बैठ। या फिर ये वेंजेंस वाली फीलिंग इनडायरेक्टली भी जगाते हैं, दैट इज इस बात पे फोकस करके कि कैसे ये एंटागनिस्ट एक बहुत ही गंभीर सोसाइटल इशू का रीजन है। फॉर एग्जांपल कैथी और विक्रम में विजय और राजी की कॉन्वर्सेशन या विक्रम का नशा मुक्त सोसाइटी वाला मोनोलॉग, दोनों जगह कैरेक्टर्स एंटागनिस्ट को मारने की इंपॉर्टेंस एक सोसाइटल इशू के थ्रू समझा रहे हैं। इस सोसाइटल प्रॉब्लम के टूवर्ड्स हमारी रियल लाइफ फ्रस्ट्रेशन को एक फिक्शनल कैरेक्टर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि ये सारा ड्रग्स अगर लोगों के बीच पहुंच गया तो कल के पान सुपारी तंबाकू ये उसका मॉडर्न वर्जन है, यही सोचते हो ना? ऐसे ही चलते रहो तो बंदर बन जाएंगे सब। सेम चीज मास्टर में अनाथ बच्चों के सोशल इशू को लेके होती है, बट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को मार के और सोसाइटल इशू दिखा के तो कई फिल्म मेकर्स ने एंटागनिस्ट को खूंखार दिखाया है। इसमें लोकेश कनगराज अलग क्या कर रहे हैं? अलग ये कर रहे हैं कि वो स्क्रिप्ट में लिखी एक सिंपल कैरेक्टर डेथ को अपने यूनिक डायरेक्शन से एलिवेट करते हैं। या तो वो कैरेक्टर डेथ को एक बहुत ही डिस्ट्रेसिंग विजुअल के साथ प्रेजेंट करेंगे, जैसे मास्टर में बच्चों की लाश एकदम से लटकते हुए दिखाना, या फिर उस डेथ पे रिएक्ट कर रहे एक्टर पे एकदम रॉ वे में स्टे करेंगे, जैसे कैथी में कॉलेज स्टूडेंट के मरने पर उसकी गर्लफ्रेंड के रिएक्शन को विदाउट एनी बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्सटेंसिव कट्स के दिखाना। या फिर बेस्ट ऑप्शन, डिस्ट्रेसिंग विजुअल और एक्टर पे रॉ स्टे दोनों साथ में यूज करेंगे, जैसे विक्रम में अमर को अपनी वाइफ का मर्डर विटनेस करते दिखाना। ऐसे डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स अचानक से दिखाने के कारण ही इन रिस्पेक्टिव डेथ्स में हमें इतना झटका लगता है। That's how you effectively use violence. I bet अगर ये विजुअल एक टैरेंटिनो फिल्म में दिखता तो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि वहां थ्रू आउट द फिल्म वॉयलेंस अपरंपार है। बट इधर तब से चली आ रही प्रॉपर यूए कमर्शियल फिल्म में हमें इस लेवल का वॉयलेंस नहीं दिखता, इसीलिए इन पॉइंट्स पे वी फील एज शेकन एज द कैरेक्टर्स। एंड इसके ऊपर जब तुम एक्टर पे स्टे भी करते हो, मतलब कैथी का ये सीन जरा भोला से कंपेयर करो, इजीली लोकेश कनगराज के स्टे करने की वैल्यू समझ आ जाएगी। मतलब कैथी में फील होता है कि लड़की का प्यार उसकी आंखों के सामने मर गया, वहीं भोला में लग रहा है कि मैडम की मैगी जल गई है। एक्चुअली हिंदी सिनेमा की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे अटैच्ड है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि चाहे एक्टर्स की कास्टिंग हो या उनका मेकअप या ओवरऑल लुक डिजाइन करना, हर चीज को इतना ग्लॉसी और पॉलिश दिखाने की क्या जरूरत है। प्रियदर्शन वाले वीडियो में मैंने कॉमेडी मूवीज के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया था, बट भोला में भी देखो तो एक्टर्स की कास्टिंग और उनके लुक्स में वो रॉनेस या टेंशन नहीं आएगी जो लोकेश कनगराज ने कैथी में इंश्योर की थी। आई मीन दोनों फिल्मों के कॉलेज स्टूडेंट्स को ही देखो एंड इवन दोनों बच्चियों को, कैरेक्टर्स के लुक को ग्राउंडेड रखना कितना इफेक्टिव और पॉलिश रखना कितना आर्टिफिशियल लग सकता है ये क्लियरली दिख जाएगा। असल में इसका असली इम्पैक्ट लोकेश कनगराज के एक बहुत ही यूनिक ट्रोप में छुपा है, अनएक्सपेक्टेड वॉरियर्स। चाहे विक्रम की एजेंट टीना हो, मास्टर का उंडियल या कैथी का नेपोलियन, तीनों फिल्मों में ये कैरेक्टर्स अनएक्सपेक्टेड वॉरियर्स होते हैं। एजेंट टीना का घर को प्रोटेक्ट करना, उंडियल का चारुलता को गुंडों से बचाना, नेपोलियन का अनबू को एक्सटिंग्विशर से मारना, ये सारे मोमेंट्स इतने जबरदस्त इसीलिए लगते हैं बिकॉज वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ये कैरेक्टर्स एक्चुअली कुछ हीरो टाइप काम करेंगे, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन लोकेश कनगराज का कास्टिंग के दौरान ये इंश्योर करना था कि एक्टर्स का काफी ग्राउंडेड और रूटेड लुक हो। ऐसे फेसेस जिनको कमर्शियल सिनेमा में शायद ही हीरो टाइप अवतार में कभी प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से इनको पहली बार देख के वी वुड हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि ये ऐसा धमाका करेंगे। ऑल्सो लोकेश कनगराज का ये ग्राउंडेड अप्रोच दोनों फिल्मों की सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन डिजाइन में भी कितना झलकता है। लाइक दिस इज कैथीज कमिश्नर ऑफिस और ये है भोला का। इवन दोनों के इंटीरियर्स देखो भाई, भोला में इन लोगों ने नॉर्मल रोड
रोड के लिए भी सेट बनवा के रखा था। लोकेश कनगराज पूरी तरह वाकिफ है कि ऐसी डायरेक्शन चॉइसेस क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं। दैट्स व्हाई ही मेक श्योर कि ऐसी ग्राउंडेड सिनेमेटोग्राफी और सेट डिजाइन उनके हर फिल्म में रहे। विक्रम के केस में नोलन की तरह ही वांटेड टू कीप थिंग्स रियल, बट लियो के केस में तो फिल्म इनिशियली केरला के मुन्नर में शूट होने वाली थी, बट स्काउटिंग के दौरान लोकेश कनगराज को रियलाइज हुआ कि केरला में भी विजय बहुत पॉपुलर है, इसलिए शूटिंग शांति से नहीं हो पाएगी। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर डायरेक्टर्स चूज टू बिल्ड अ सेट, बट लोकेश कनगराज सिर्फ अपने रॉ और ग्राउंडेड विजन के चलते ऑल द वे कश्मीर जाके शूट करने का डिसाइड किया, जहां रेयरली शायद कोई साउथ इंडियन फिल्म कभी शूट हुई होगी। ऐसी बोल्ड चॉइसेस की वजह से उनकी फिल्में इतनी विजुअली अपीलिंग लगती हैं, व्हिच इज एनी डे बेटर देन भोला जैसे ब्लैंड आर्टिफिशियल फ्रेम्स। नाउ स्पाइरलिंग बैक टू द एक्टर्स को स्पेस देने वाला पॉइंट, दोनों फिल्मों में मेन विलेन का इंट्रोडक्टरी शॉट देखो। बंदे को खूंखार दिखाने के लिए एक तरफ अजय देवगन ने मेकअप और क्लीशे विलेन टाइप बिहेवियर का कितना सहारा लिया है। आखिर मेरा फेवरेट खाना अब तक क्या रखा वहीं दूसरी तरफ लोकेश कनगराज ने प्योरली एक्टिंग पर रिलाई किया है। मतलब ही वो सो कॉन्फिडेंट एज अ डायरेक्टर कि वो सिर्फ एक्टर हरीश की बॉडी लैंग्वेज से ऑडियंसेस को डरा देंगे कि कैरेक्टर का मेकअप छोड़ो, आउटफिट भी उन्होंने एकदम सिंपल रखा है। इवन लड़की को डायरेक्ट करते टाइम लोकेश कनगराज उसकी परफॉर्मेंस एक सर्टेन पिच पे लाए होंगे कि उसका पैनिक इतना ज्यादा हो कि सिर्फ उसे देख के ही ऑडियंस और पैनिक होने लगे। बट इधर एक्सप्रेशंस देख के लग रहा है कि अजय देवगन वुड हैव बीन लाइक, लेकिन मुझे करना क्या है? गुड क्वेश्चन अगेन। नाउ फाइनली एक्टर को स्पेस देना, उनपे एक रॉ अंदाज में स्टे करना कितना फायदेमंद होता है, इसमें लोकेश कनगराज के सिर्फ वो सीन्स देखना जिसमें द कैरेक्टर इज एक्सप्रेसिंग हिज पेन। चाहे विक्रम में बिजॉय और फवाद का मोनोलॉग हो, बच्चे की लाश नंगी आंखों से मुझे घूरती रही। जिंदगी तो अभी शुरू ही हुई थी, वो अपने मौत की वजह भी नहीं जान पाए। लियो में विजय का बेडरूम सीन हो, आज के बाद मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। या ऑब्वियसली कैथी में दिल्ली का अपनी वाइफ के बारे में बताना। तभी अचानक वो बहुत जोर से चीखी। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, एक और चीज जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक्स को दिखाने में लोकेश कनगराज यूनिक करते हैं, वो है अपने एंटागनिस्ट को इंसानों की तरह दिखाना। राइटिंग लेवल पे हर एंटागनिस्ट के खूंखार होने का एक रीजन होता है। मास्टर के शुरुआत में भवानी का पूरा फ्लैशबैक तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ही, संधनम की तो थ्रू आउट द फिल्म रोलेक्स से फटती रहती है। पर ऊपर जो बैठा है उसके पास कोई वजह नहीं चलेगी। अगर 2 दिन में नहीं लौट आया तो अगला कॉल तुझे रोलेक्स साहब का आएगा। परिवार बहुत बड़ा है तेरा। मैं रोलेक्स क्या तो नहीं बनना चाहता। इवन सपोर्टिंग एंटागनिस्ट जैसे स्टीफन राज के केस में देखो कैसे उसे बहुत सटली एक फैमिली मैन दिखा के ह्यूमनाइज किया गया है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, सो गए क्या? और अनबू के राइट हैंड टिप्स का इतना पगलाना भी संतनम की तरह ऊपर से आ रहे प्रेशर की वजह से दिखाया है। बाकी जोश हो गया, अनबू या अड़ाई कलम, इन सभी को या ओवरऑल अपने सारे एंटागनिस्ट को लोकेश कनगराज एक्टिंग लेवल पे भी ह्यूमनाइज करते हैं। इस पे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा बिकॉज़ एक्टिंग को लेकर ऑलरेडी बहुत ज्ञान दे दिया है। बस इतना समझ लो कि मोस्ट इंडियन विलेंस एक शेक्सपियरियन स्टाइल में प्रेजेंट किए जाते हैं, कि उनका एक टिपिकल अंदाज होगा चीजें करने और बोलने का जिससे विलेनी टपके, समथिंग दैट वाज क्लियरली विजिबल इन देवगन्स अडैप्टेशन ऑफ कैथी। वहीं लोकेश कनगराज की फिल्मों में एंटागनिस्ट बड़े इंसानी लगते हैं। दे जस्ट फील लाइक पीपल जो गुस्से, पैनिक, फ्रस्ट्रेशन या डर के चलते इतनी खूंखार चीजें कर रहे हैं, which automatically makes them feel more human. So you see ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेक्स को डिस्ट्रेसिंग विजुअल्स और एंटागनिस्ट को ह्यूमनाइज करके दिखाने की वजह से लोकेश कनगराज अपनी फिल्मों में वेंजेंस वाले इमोशन के साथ यूनिकली स्टेक्स बिल्ड करते हैं। ऑल्सो वेंजेंस वाला इमोशन फाइट सीन्स में फील कराने के लिए ही यूजेस ऑब्जेक्ट्स जिससे प्रोटैगनिस्ट को लड़ने का फ्यूल मिले। कैथी में अमुदा के लिए खरीदी इयररिंग्स टूटने पर दिल्ली बीस्ट मोड में आ जाता है। मास्टर में जेडी पूरे टाइम शांति से बैठा होता है। इट्स ओनली जब बच्चों का दिया लेटर फटता है दैट ही रियली चार्जेस ऑन। विक्रम में जिस सीकड़ में बांध के प्रबंधन को मारा गया था, विक्रम उसकी बॉडी मिलने के दिन से ही वो सीकड़ संभाल के रखता है, वेटिंग फॉर द डे ही यूज इट टू अवेंज हिज सन। ऑल्सो देयर आर दीज अदर एलिमेंट्स जो प्रोटैगनिस्ट के किसी करीबी से तो नहीं जुड़े हैं, बट दे स्टिल एम्पावर्ड द कैरेक्टर्स। कैथी में दिल्ली का भभूत हो गया, विक्रम में संदनम की ड्रग पिल हो गई, मास्टर में भी थ्रू आउट भवानी को वन पंच मैन दिखाते हैं, जिसका जवाब जेडी फिल्म के क्लाइमैक्स में अपने आइकॉनिक कड़े से देता है। बट ये सब कुछ सुनने के बाद सवाल एक ही बचता है कि ये सारा ज्ञान लियो के टाइम कहाँ चला गया था। एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स या तो लियो में आधे अधूरे मौजूद थे या फिर थे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हाइपरलिंक वाला एस्पेक्ट ऑब्वियसली विक्रम या इवन कैथी के लेवल पे नहीं था, बट शुरुआत का रॉबर्स वाला ट्रैक थोड़ा बहुत हाइपरलिंक नैरेटिव वाला थ्रिल दे रहा था। हम थ्रिल्ड होते हैं कि एक खुलेआम घूम रहा गैंग किसी भी वक्त पार्थियन फैमिली के लिए खतरा बन सकता है। सीरियल किलर वाली स्टोरी सुनाते टाइम दोनों पर्सपेक्टिव्स को जस्टपोज भी किया गया है, बट बाकी बची फिल्म में उतने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स बिल्ड ही नहीं किए गए जिनके बीच स्विच कर करके कैथी और विक्रम जैसा हाइपरलिंक वाला जाल बिछाया जा सके। स्टेक्स की बात करें तो सारे फसाद की जड़ दैट इज एंटनी का सुपरस्टिशन बिल्कुल भी अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं किया गया। ऑल्सो कैरेक्टर्स
सैक्रिफाइसेस पे आओ तो एलिसा का डेथ सीन तो था ही, बट अगेन वो अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। आई मीन जस्ट कंपेयर इट टू द इम्पैक्ट वी फेल्ट इन संध्या वाला डेथ सीन। विक्रम के इतने कॉन्वोल्यूटेड प्लॉट में भी लोकेश somehow managed to effectively establish अमर एंड संध्या's bond, जो डिस्ट्रेसिंग विजुअल और फहाद पे रॉ स्टे के साथ वन ऑफ द मेन रीजन था why we felt such an impact in this moment। बट इधर ना तो डिस्ट्रेसिंग विजुअल था और ना ही फहाद के लेवल का एक्टर जिस पे रॉ स्टे करके कुछ फील होता। एक आंसू नहीं आ रहा तेरे अंदर से और तेरे को रोना आ रहा है। मजे लेता है तू हमारे। और बॉन्ड एस्टैब्लिश करना तो भूल ही जाओ। आई स्टिल फील अनुराग कश्यप का वेलकम करते ही बाय बाय इसलिए किया गया ताकि एलिसा की कहानी का शुरू होते ही खत्म होना उतना वियर्ड ना लगे। भाई एलिसा से ज्यादा इसके मरने पे दुख हुआ था, बट आई गेस इंस्टेड ऑफ रैंडमली ये देखना कि क्या था फिल्म में और क्या नहीं था, ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म लोकेश वाज एमिंग फॉर। बिकॉज मोर देन हिम फॉरगेटिंग हिज ओल्ड वेज, आई गेस लियो वाज मोर अबाउट हिम एमिंग टू ट्राई समथिंग न्यू। याद है मैंने कहा था कि लियो वो फिल्म है जिसमें लोकेश नोलन से हट के टैरेंटिनो की तरफ रुक कर रहे थे। யூசுவலி முன்னாடிலாம் வந்து கொஞ்சம் நான் லீனியரா விக்ரம் ட்ரை பண்ணிருந்தாங்க. இது வந்து நான் லீனியர் ஃபிலிம் அண்ட் இந்த கதை வந்து ஒரு ரெண்டு சிலரோ தமிழ் சினிமா சொல்லுவாங்க. जैसे विक्रम बनाते टाइम he was heavily influenced by the Dark Knight trilogy, वैसे ही लियो के लिए he was very much influenced by Django Unchained, which not so surprisingly is one of his all-time favorite films. Django Unchainedல அந்த ஜேமி ஃபாக்ஸ் உள்ளுக்கு அந்த ஒரு ஃபைட் இருக்குல வெளியில போறது அந்த 10 minutes எபிசோட நீங்க எங்க can't even do. அதனால நமக்கு இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸ்க்குள்ள தான் இங்க சினிமா பண்ண முடியும். சோ அதுக்கு நான் எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு கியூட்டியா। अगर पल्प फिक्शन हटा दो तो ये हाइपरलिंक नैरेटिव अवॉइड करना, रैंडमली लोगों को उड़ा देना जस्ट बिकॉज इट्स सो मच फन, इवन जिस हिसाब से कैफे सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट किया गया था, ऑल ऑफ दिस इज सो टैरेंटिनो। जो ट्विस्ट लोकेश कनगराज अपने रिलेक्टेंट हीरो वाले ट्रोप को देना चाह रहे थे, समथिंग दैट एक्साइटेड हिम अबाउट दिस फिल्म इन द फर्स्ट प्लेस। அந்த கிராஃபிக் நாவல் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 30th குள்ள ஹீல் கன்ஃபஸ் ஹூ ஹி இஸ் அந்த இடத்துல நான் 600வது பேஜ்ல கன்ஃபஸ் பண்ணா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு யோசிக்கணும்। ये भी प्योर टैरेंटिनो ही है, बिकॉज आई डोंट थिंक लियो का अपनी आइडेंटिटी ना रिवील करना वो समथिंग जो लोकेश ऑडियंसेस को सस्पेंस के थ्रू थ्रिल रखने के लिए यूज कर रहे थे कि हम एंड तक कंफ्यूज रहे कि ये बंदा लियो है कि नहीं। इंस्टेड ही वांटेड अस टू बी थ्रिल्ड बाय द एंटिसिपेशन ऑफ दैट मोमेंट, कि हमें पूरा यकीन हो कि यही लियो है। इट्स जस्ट दैट वी आर वेटिंग फॉर द मोमेंट जब वो खुद से ये बात एक्सेप्ट करेगा। एंड ये प्योर टैरेंटिनो इसीलिए है बिकॉज उनकी फिल्मोग्राफी में यू विल फाइंड सो मेनी इंस्टेंसेस जहां कोई और फिल्म मेकर इजीली सस्पेंस वाले रूट की तरफ भागता, बट टैरेंटिनो ऑलवेज चोज टू रिवील द सस्पेंस अर्लियर ताकि हम सिर्फ एंटिसिपेशन की वजह से थ्रिल्ड हो। किल बिल वॉल्यूम 2 के ओपनिंग सीन में हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि ब्राइड के साथ क्या होने वाला है, बट स्टिल वी आर थ्रिल्ड बाय द एंटिसिपेशन कि वो कब और कैसे होगा। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स के क्लासिक ओपनिंग सीन में मिडवे थ्रू द कॉन्वर्सेशन ही सस्पेंस रिवील कर दिया जाता है कि ये बंदा सही में जूस को पनाह दे रहा है, बट स्टिल द सीन फील्स मोर एंगेजिंग क्योंकि अब हम इस एंटिसिपेशन में होते हैं कि क्या ये जर्मन ऑफिसर इससे सच उगलवा लेगा। जैंगो अनचेन्ड में भी हमें पहले ही बता दिया जाता है कि कैल्विन कैंडी को जैंगो का सच पता चल चुका है और अब हम इस एंटिसिपेशन में होते हैं कि जैंगो और शर्ल्स इससे कैसे बच के निकलेंगे। ऐसी ही टाइप की एंटिसिपेशन लोकेश कनगराज लियो में एम कर रहे थे। यू सी मेरे हिसाब से दिस फिल्म शुड हैव बीन लाइक दृश्यम का एक्शन वर्जन। जैसे दृश्यम में हमें मालूम होता है कि विजय की फैमिली ही रियल कल्प्रिट्स हैं और थ्रिल इस बात से आता है कि विजय अपनी फैमिली का ये सच इतने सारे पुलिस वालों से कैसे छुपाएगा, वैसे ही इधर थ्रिल इस बात के अराउंड क्रिएट करना था कि कैसे लियो अपनी इस नई शरीफ रियलिटी को अपने हिंसक परिजनों से बचाएगा। एंड यहीं पे फिल्म का सबसे बड़ा फॉल्ट है, दैट इज पार्थिबन को एक्शन करते दिखाना। नाउ आई नो इंडियन मास ऑडियंस को केटर करते टाइम ऐसा सोचना भी पाप समान है, बट जस्ट फॉर अ मोमेंट इमेजिन कि अगर पार्थिबन बिल्कुल भी एक्शन ना करता, स्मोकिंग की तरह उसने बहुत पहले मारधाड़ को भी त्याग दिया होता कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़ाई नहीं करेगा, तो उसकी तरफ आ रहे चैलेंजेस मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। कि एक तरफ एंटनी दास अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है कि पार्थिबन के पास वायलेंस के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे, और दूसरी तरफ पार्थिबन क्लाइमैक्स वाले होम अलोन स्टाइल सीक्वेंस की तरह बिना खुद कुछ किए दुश्मनों को खत्म करता जाता, या बाकी और कैरेक्टर्स फिल्म में होते जिनको माइंड गेम्स खेल के दास के अगेंस्ट यूज करता। ये काफी बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि अगर तुमने पार्थिबन को भी एक्शन हीरो वाला ट्रीटमेंट दे दिया है तो देयर इज नो रीजन फॉर मी टू बी थ्रिल्ड कि ये बंदा इस सिचुएशन से कैसे निकलेगा। मजा तो मुझे ये देखने में आएगा ना कि ये कैरेक्टर बिना एक्शन किए कैसे इन लोगों को हराता है, अपने पास्ट का सच छुपाए रखता है, और साथ में जो मास एक्शन मोमेंट्स देने हैं वो सिर्फ फ्लैशबैक सीक्वेंस के टाइम देते हैं। और ऐसे नैरेटिव में मे बी इनग्लोरियस बास्टर्ड्स और जैंगो अनचेन्ड स्टाइल कॉन्वर्सेशन सीन्स की भी जगह बन जाती, जिसमें एंटनी अपने बेटे से सच उगलवाने के लिए वर्बली माइंड गेम्स खेलता। वही फ्लैशबैक और क्लाइमैक्स के लिए ये कर सकते थे कि पहले तो एलिसा को जबरदस्त दर्दनाक मौत देते, फुल गजनी या इवन संध्या स्टाइल में। मैं तो कह रहा हूँ उसकी बलि चढ़ाई देनी चाहिए थी। बेसिकली इतना दर्दनाक सीक्वेंस होता कि वी शुड हैव फेल्ट कि लियो ने हैरल्ड को उतना सबक नहीं सिखाया जितना सिखाना चाहिए था।
था, क्योंकि फिल्म की तरह अगर तुम उसे टोबैको फैक्ट्री जलाते दिखा रहे हो तो तुमने वो वेंजेंस की आग ऑलरेडी बुझा दी है, जिसकी वजह से वी कुड हैव बीन इन एंटिसिपेशन ऑफ द मोमेंट कि कब इस कमीने विलेन को सबक सिखाया जाएगा। सो फ्लैशबैक में लियो को पूरी तरह हारता दिखाते एंड फिर क्लाइमैक्स में इमेजिन अपनी मेंटल टैक्टिक्स से बिना किसी को हाथ लगाए लियो दास एंड को की सारी फौज खत्म करके हैरल्ड के साथ अकेला बचा होता एंड हैरल्ड वुड हैव बीन रिलैक्स कि ये तो कुछ वायलेंट करेगा नहीं। हमें भी एज ऑडियंस यही लगता, बट अंदर ही अंदर हम हैरल्ड को उतने ही दर्दनाक वे में पनिश होता देखना चाहते जैसे उसने अलीसा को मारा था। एंड एट दिस अनएक्सपेक्टेड पॉइंट फाइनली पार्थिबन वुड हैव ट्रांसफॉर्म टू लियो, अनलीशिंग ऑल द वायलेंस जो तब से उसने अपने अंदर दबा के रखा था। काइंड ऑफ अ मोर कमर्शियल वर्जन ऑफ वासेपुर का क्लाइमैक्स। लाइक इमेजिन कितना बैडास होता कि बंदे ने थ्रू आउट हाथापाई नहीं की एक्सेप्ट द ओनली टाइम जब अपने सारे वायलेंट तरीके एक ही आदमी पे उतार दिए। हाँ ऑब्वियसली इसके लिए हैरल्ड को एज अ कैरेक्टर और स्ट्रॉन्ग बनाना था, एंटनी के कैरेक्टर को भी लेयर्स देनी थी, दिमाग वाले सीक्वेंसेस भी इंट्रिगेटली कंस्ट्रक्ट करने थे कि पार्थिबन एक्शन ना करके भी मास मोमेंट्स दे पाए। कैफे सीक्वेंस को भी काफी रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता। बेसिकली स्क्रिप्ट पे और भी बहुत सारा काम करना पड़ता, जिसके लिए ज्यादा नहीं बस 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अपने काम के लिए ईमानदारी नहीं है क्या?